चलो बच्चों, अब हम लोगों को क्या देखना है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये केजी तो बहुत बड़ी यूनिट हो रही है और आपको ये याद रखने में भी दिक्कत होगी। तो क्यों ना इन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए एक नई मास की यूनिट बनाई जाए। तो वही आपकी नई हेडिंग है, एटॉमिक मास यूनिट। हेडिंग का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU या सिर्फ U से भी डिनोट कर देते हैं। देखिए इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो सिंस मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनका केजी में मास जो है बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो उनके लिए उन्हीं के हिसाब की एक छोटी सी यूनिट बनाएंगे। तो सिंस मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज़ वेरी नेग्लिजिबल, देखो 10 की पावर कितने में जाता है ना, वो तुम्हें भी पता है, -27 में, इसलिए बेकार है इन केजी। देयरफॉर यह वाली यूनिट आई, ठीक है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल का मास बहुत छोटा आता है केजी में, इसलिए हमने एटॉमिक मास यूनिट बनाई। अब देखिए 1 AMU है क्या। 1 AMU इज़ डिफाइंड एज 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 6C12 कार्बन 12 न्यूक्लियस। ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो लेने भी नहीं है, या अगर आप एटम भी लो कुछ दिक्कत नहीं है। आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप मान लेते हैं, आइसोटोप भी एटम ही होता है। तो 1 AMU कुछ नहीं है, 1 AMU क्या है, 1/12th पार्ट है किसका, मास ऑफ 6C12 आइसोटोप का। अच्छा जी, इसका मतलब 1 AMU 1/12th पार्ट होगा मास ऑफ 6C12। अब बच्चों अगर 6C12 है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने नीचे हैं 6। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है 6। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना है तो 12 - 6 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 6। मतलब अगर हमें 6C12 का पूरा मास चाहिए, क्या चाहिए, मास चाहिए 6C12 का। m मतलब क्या है, मास है। तो वो कैसे आएगा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन के मास प्लस 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास, जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 6C12 का हम पे मास आ जाएगा। तो 1 AMU कितना हुआ, 1 AMU हुआ 1/12th ऑफ, ध्यान से देखो क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है Me, तो 6Me। प्रोटॉन कितने हैं 6, तो 6MP, और न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो 6Mn, ठीक है। तो कुल मिला के 6C12 जो हमारा आइसोटोप है उसका मास इसकी वजह से आ रहा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के मास को वो करके। अब सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे। और जैसे ही हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करा, ये मैंने आपको बता ही दिया है क्यों करना है, तो हम पे क्या आया, 1 AMU बराबर आया 1/12th पार्ट ऑफ कितना, 6Me, तो कैंसिल हो गया भाई। एक प्रोटॉन 1600 इलेक्ट्रॉन को संभालेगा, ऐसे ही एक न्यूट्रॉन 1600 इलेक्ट्रॉन को संभालेगा। तो यहाँ पे तो 12 यूनिट ये है और 6 को संभालना है, तो 12 लगभग कितने संभाल लेंगे, 1600 × 12 इलेक्ट्रॉन को संभाल लेंगे। बट यहाँ तो 6 हैं तो इसे नेगलेक्ट कर लो, तो सिर्फ कितना है, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आया। अब लेट, आपको ये भी पता है मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग सेम है, लगभग सेम है, पूरा नहीं है, इसको हम m मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, m। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 1/12 ऑफ 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बना 6m, और 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बना 6m। 6m आएगा 12m, और अपॉन में भी कितना है, 12 है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये m के बराबर आ गया। अरे वाह, मतलब 1 AMU कितना है, 1 AMU उतना ही है जितना लगभग मास ऑफ प्रोटॉन होगा या जितना लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। मतलब कितना, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, बस इतना ही होगा 1 AMU। अरे वाह, इतना हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली, तो मैं आपको ये बता देता हूँ जनरली
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास यूनिट में होता कितना है ना। इसी चीज़ को हम 1U भी लिखते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है U में, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है U में। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार, वैसे तो आपको दी रहती हैं बट कंपटीशन में याद रखना, ठीक है। तो कितना होता है ये होता है 0.00055 U या एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में देखो कितना फ़र्क है। प्रोटॉन का होता है 1.0073 U, 1.0073 U, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.0086 U। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1.0086 U। कितने का फ़र्क है देखो, 0.0007 का फ़र्क है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब देखिए, हमें आइंस्टीन बोल रहे थे, अगर हम यहीं पे देखें तो हमें आइंस्टीन कुछ बता गए थे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के हिसाब से मास क्या है, मास कुछ और नहीं है, एनर्जी ही है। मास क्या है, एनर्जी ही है, बट कैसी फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड फॉर्म। सबसे कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है मास, है ना। तो मास इज कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन कह गए थे कि मास क्या है, कंसनट्रेटेड फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। मास इज़ द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन हमें ये कह गए थे। इसका मतलब उन्होंने ये बताया था कि E इज़ इक्वल टू MC² होता है। कितना होता है, MC²। यही हमें कह गए थे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब एक बात समझो, हम यहीं के करस्पॉन्डिंग कुछ निकाल लेते हैं। लेट अस से कि हम पुट करते हैं मास को कितना, 1 AMU कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। एंड C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर ये चीज़ हम यहाँ डालें तो E इज़ इक्वल टू मास की वैल्यू होगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और C की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸। बच्चों, जो यहाँ से एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। मैं चाह रहा हूँ आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है ना, वो एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को मिलती है जब वो 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करे। तो 1 EV कितना होता है, जूल से कम होता है। कितना कम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट कम होता है। तो ये जूल में है पहले से ही। जूल को अगर EV में कन्वर्ट करना है, जूल में पहले से ही है, उसे EV में कन्वर्ट करना है तो इस फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा। अबे मल्टीप्लाई करेगा तो जूल छोटा नहीं आ जाएगा EV से, जूल तो बड़ा होता है ना EV से। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन, अगर हम इसे EV में कन्वर्ट करेंगे मतलब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो अब इसलिए हमें पॉजिटिव पावर लगानी पड़ेगी। और जैसे ये चीज़ नीचे जाएगा -19 ऊपर जाके पॉजिटिव पावर ही तो बनेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया, -19 हो गया। इतना हो गया भैया, ठीक है। ये आएगा आप पे, और ये अब आपका EV में आ गया। मैं चाहता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकले। किस में निकले, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो वो कैसे निकलेगा। मेगा मतलब कितना होता है, 10⁶ होता है। ये पहले से छोटा है, इसे मेगा में कन्वर्ट करना है तो हमें 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10⁶ से डिवाइड कर देना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अब ये किस में निकलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। और लगभग ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू, कहाँ लिखें सर, यहाँ लिख लेते हैं। लगभग ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 AMU कितनी आती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अरे वाह। इसका मतलब हम जनरल एक कंक्लूज़न ये बना सकते हैं, नोट में एक कंक्लूज़न जनरल ये बना सकते हैं कि इफ़ मास हमें दे रखा x AMU तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, जो भी दे रखा है। जैसे यहाँ 1 था, 1 AMU था तो 1 इंटू 931 कर दिया। 2 AMU होगा तो 2 इंटू 931 कर देंगे। 3 AMU होगा तो 3 इंटू 931 कर देंगे। ऐसी x AMU है तो x इंटू 931 MeV करा जाएगा। x इंटू 931 MeV करा जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 AMU आपको पता चल गया कितना होता है, 931 MeV होता है। 1 AMU कितना होता है,
लगभग करस्पॉन्डिंग में एनर्जी में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को कंसनट्रेटेड एनर्जी मतलब मास में कन्वर्ट करोगे तो 1 mu मास आएगा। अगर एक्स हो तो एक्स लगा देना। अब ज़रा हम एक और चीज़ देखेंगे बच्चे, ज़रा आप समझो एक बार, वो हम नोट में लिखना चाहेंगे और फिर आगे देखेंगे उसका क्या रिकरपशन होंगे, है ना, क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए अब हम क्या लिखना चाहेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर साइज है ना, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना आर एंड मास नंबर ए, इनके बीच में हम ज़रा रिलेशन देखना चाहेंगे कि न्यूक्लियर साइज और मास नंबर ए के बीच में क्या रिलेशन है। मैं अभी बताऊंगा मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क है, थोड़ा रुक जाओ। आप ये देखो, ज़रा ध्यान से देखो। लेट अस से मैं एक एग्जांपल लूँ, एक में लूँ छोटा सा 6C12 कार्बन आइसोटोप या कार्बन ले लो, और एक यूरेनियम ले लो 92 यूरेनियम 235। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की, तो भैया नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं, यह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 92 हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालें तो 12 - 6 6 हो जाएंगे, और 235 - 92 करना तो 5 2 3 13 4 143 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियसली देखो, जितने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा यार न्यूक्लियस के साइज़ को बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर जमा करना है, उन्हें अगर बिठाना है न्यूक्लियस के अंदर, तो ऑब्वियसली उनको जगह चाहिए, तो साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा। तो इट इज़ कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है, एक कॉमन सेंस की बात है कि दिस मस्ट हैव लार्ज साइज, दिस मस्ट हैव ग्रेटर साइज, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं, ज़्यादा हैं, और ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ज़्यादा जगह लगेगी, तो इसका न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। बेटा यहाँ एटम की बात नहीं कर रहे, ये दोनों आपके क्या हैं, ये यूरेनियम है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम है और यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा जगह चाहिए होगी उनको ऑक्यूपाई करने के लिए, उनको रखने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, है ना। तो यहाँ से हमें एक सिंपल सी बात पता चली कि जितना मास नंबर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस चीज़ में आते हैं, मास नंबर में आते हैं, एक्सक्लूसिव मास नंबर कुछ और नहीं होता, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का साइज़ भी होना चाहिए। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एटम का साइज़ 10⁻⁻10 है, साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस लगभग इसका 1,00,000 गुना छोटा होगा, मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है। फेम्टो का ऑर्डर होता है, इसका फर्मी का ऑर्डर होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, फुटबॉल का प्लेग्राउंड अगर एटम है तो उसके अंदर क्रेजी बॉल होती है छोटी सी, या आपके बीड्स हो गए जो अंगूठी में पहनते हैं, ये उतना आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, इतना छोटा। तो अभी हमें पता चला फ्रॉम डेटा क्या मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादा अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे या ज़्यादा न्यूक्लॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का साइज़ भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी, उतने ज़्यादा हम पे न्यूक्लॉन्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके अंदर अकोमोडेट करे जा सकते हैं, ये चीज़ है। तो फ्रॉम डेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट मीन्स रेडियस, ठीक है, रेडियस आर, साइज तो इससे पता चलता है ना, रेडियस आर से। दैट मस्ट बी, अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस बड़ा चाहिए तो हमें मास नंबर भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा। या अगर मास नंबर ज़्यादा हो गया, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के साइज़ को और वॉल्यूम को भी क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों हम यहाँ पे न्यूक्लियस को स्पाइरिकली मानेंगे, ठीक है, स्पाइरिकल मानेंगे न्यूक्लियस को, कैसे मानेंगे, स्पाइरिकल न्यूक्लियस। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलिप्सोइड न्यूक्लियस भी हो पाए, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, समरफील्ड ने बताया था दोनों तरह के न्यूक्लियस हो सकते हैं, स्पाइरिकल भी और इलिप्सोइड भी,
ठीक है। समरफील्ड ने तो एटम के बारे में बताया था, वहीं से हम कन्वेंशन मान के चल रहे हैं। अगर स्पाइरिकल न्यूक्लियस हो सकता है तो एलिप्सोइड न्यूक्लियस भी हो सकता है। तो आर अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के, है ना भाई। जितने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर 5-5 हैं तो साइज़ छोटा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 50-50 है तो साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, ताकि वॉल्यूम बड़ी हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अकोमोडेट कर पाएँ। बट वो फिजिक्स का काम है कि कैसे वेरी करेगा, डायरेक्ट तो करेगा पर कितनी पावर तक करेगा, तो है आंसर 1/3। तो ये है कि आर कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली वेरी करेगा, बट मास नंबर की कितनी पावर तक करेगा, 1/3 पावर तक करेगा। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो आर हटा, आप ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट आएगा उसको मैं आर नॉट बोल लेता हूँ, ए की पावर 1/3। ये आर नॉट क्या है, आर नॉट कुछ और नहीं है, आर नॉट का नाम होता है एम्पेरिकल कांस्टेंट, एम्पेरिकल कांस्टेंट। और इस आर नॉट की वैल्यू लगभग 1.5 इंटू 10 की पावर -15। यूनिट यहीं से बनाएंगे, देखो ए तो एक नंबर है, आर की होगी मीटर, तो आर नॉट को भी तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा कि आर नॉट भी क्या हो, मीटर। मीटर मीटर के बराबर, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी यूनिट भी कितनी आनी चाहिए, मीटर ही आनी चाहिए आर नॉट की। ठीक है भैया, इतना याद रख लोगे। आर नॉट में थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो 1.2 होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। आपको ये पता चला आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। आर नॉट आपका एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 की रेज़ टू द पावर -15 मीटर होती है। इतना अगर आपको याद हो जाए तो फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो अगर दो न्यूक्लाई हो जाए यहाँ पे, आर नॉट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो सिंस आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1/3 के, आर रेडियस है किसी न्यूक्लाई का, तो अगर ऊपर R1 है तो यहाँ A1 होगा, नीचे R2 है तो यहाँ A2 होगा, यहाँ पावर कितनी चलेगी 1/3, और ये यहाँ पे लग जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, तो R1/R2 कितने के बराबर, A1/A2 की पावर कितना, 1/3। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ कि 2 न्यूक्लाई हैव मास नंबर in ratio 27:125, find ratio of radii। रेडियाई का रेशो निकालना है, रेडियाई का रेशो निकालना है। अब कुछ नहीं है, आप ये देखिए कि दो न्यूक्लाई हैं, उनके मास नंबर का रेशियो 27:125 है, मतलब A1/A2 मास नंबर यही होते हैं, इनका रेशियो कितना है 27:125 है। तो हमें रेडियाई का रेशियो पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है R1/R2। आपको पता है R1/R2 यहाँ से कितना है, A1/A2 का क्यूब रूट है। A1/A2 आपको दे रखा है 27:125, इसका हमें करना है क्यूब रूट। ठीक है भाई, 27 3 का क्यूब होता है, तो 27 का क्यूब रूट होगा 3, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 का क्यूब रूट होगा 5, तो रेडियाई का रेशियो आ गया कितना 3:5। ऐसे आप दूसरा कर सकते हैं कि दो न्यूक्लाई है, दो न्यूक्लाई हैविंग रेडियाई रेशियो 2:5, फाइंड, या रेडियाई का रेशियो आप एक काम करो 2:5 लिख लो, फाइंड रेशियो ऑफ मास नंबर A1:A2, ये निकालना है आपको। देखो रेडियाई का रेशियो दे रखा है R1:R2 दे रखा है कितना 2:5। आपको पता है R1:R2 ही कितना होता है, A1/A2 की पावर कितना होता है, क्यूब रूट होता है, ये आपको पता है ना। R1/R2 कितना होता है, A1/A2 की पावर 1/3 होता है, और वही 2/5 दे रखा। इसका मतलब A1/A2 की पावर 1/3 कितने के बराबर है, 2/5 के। हमें तो सिर्फ A1/A2 चाहिए, तो दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो होगा बेटा क्या, यहाँ से क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 5 का क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर साइज और मास नंबर के बीच की क्या है, रिलेशन है, आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद देखिए क्या चीज़ है, अब हम ये देखना चाहेंगे, मैंने आपसे पूछा, हेडिंग लगा लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होने वाली है, इसके बारे में हमें अंदाज़ा लगाना है। तो हेडिंग का नाम है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की हमें देखनी है डेंसिटी।
मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हम पे कार्बन 6C12 ये उसका न्यूक्लियस है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है 92 यूरेनियम 235। बताइए क्या सही है? डेंसिटी ऑफ कार्बन बराबर होगी डेंसिटी ऑफ यूरेनियम से। दूसरा, डेंसिटी ऑफ कार्बन ग्रेटर होगी डेंसिटी ऑफ यूरेनियम से। तीसरा, डेंसिटी ऑफ कार्बन लेसर होगी डेंसिटी ऑफ यूरेनियम से। एंड मार्क माई वर्ड, आप समझ लो ज़्यादा भारी कौन है? यूरेनियम है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन लगभग देखो इससे कितना ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है ना। 15 6 या 90 होता है, 15 गुना ज़्यादा है। तो क्या यूरेनियम की डेंसिटी ज़्यादा है कार्बन से, या कार्बन की डेंसिटी ज़्यादा है यूरेनियम से? ये तो हो ही नहीं सकता। बराबर कैसे होगी? बराबर कैसे होगी? देखो साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है और मास में बहुत फ़र्क आ रहा। तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि यूरेनियम की डेंसिटी कार्बन से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ हाँ बोलो, सही है या नहीं है? बराबर तो हो ही नहीं सकती। सही है या नहीं है? यूरेनियम बड़ा है और ज़्यादा उसमें वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लॉन्स। ठीक है, चलिए इसका पता लगाते हैं कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो देखिए, हमें पता है कि डेंसिटी अगर हमें किसी चीज़ की भी निकालनी है तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यही होता है मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब आप देखिए न्यूक्लियस है क्या? ZXA है, इस पे Z प्रोटॉन है और A माइनस Z क्या है? न्यूट्रॉन है। सर इलेक्ट्रॉन ही ले ले। इलेक्ट्रॉन क्यों लूँगा बेटा? न्यूक्लियस है ये, है ना। और आपको ये भी पता है प्रोटॉन का मास भी m होता है, न्यूट्रॉन का मास भी क्या होता है? m होता है। आपको पता है न्यूक्लियस एक स्पेरिकल फिगर मान के चलेंगे, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। तो सारी चीज़ें बिछ चुकी हैं, चलो फोड़ते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस होगा मास ऑफ न्यूक्लॉन्स के ही बराबर। अभी तो यही मानेंगे, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हम 4/3 पाई, न्यूक्लियस का रेडियस r मान लेते तो r का क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम इसे निकालने की कोशिश करें, प्रोटॉन कितने हैं? Z हैं, और हर प्रोटॉन का मास कितना है? m है। तो प्रोटॉन का कुल मास हुआ mz। कितना हुआ? mz। क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटॉन कुल मिला के कितने हैं? Z हैं। अगर 10 होते तो 10m कर देते, ऐसे कुल मिला के Z हैं, हर एक का मास m है तो Zm कर दिया। अब देखिए न्यूट्रॉन कुल मिला के कितने हैं? A माइनस Z हैं, और हर न्यूट्रॉन का मास कितना है? m है, तो ऐसे भी चलाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 πr³। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? भूले तो नहीं? यूरेनियम का मास नंबर क्या था? ज़्यादा था। मास नंबर ऑफ यूरेनियम ज़्यादा था किससे? कार्बन से। इसलिए हमने बोल दिया था जितना मास नंबर होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। चलिए देखते हैं। तो A माइनस Z समझ में आए, इतने न्यूट्रॉन थे और हर एक का मास इतना था। खोलेंगे इसे तो mz प्लस Ma माइनस mz अपॉन 4/3 πr³। कुछ कट रहा? mz से mz क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डेंसिटी की वैल्यू देखिए क्या आई? Ma आया और नीचे कितना है? 4/3 πr³। क्यों ना 3 को भी ऊपर भेज दें, तो ये आया 3Ma 4πr³। अब अगर हमें इसे करना है तो हम ये जानते हैं कि अभी हम एक रिलेशन पढ़ के आए कि R और A के बीच में ये रिलेशन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और मास नंबर के बीच में ये रिलेशन है कि R = R0 A की पावर 1/3। ज़रा ये लगा के देखते हैं। तो आप यहीं से देखिए r³ कितना बनेगा? फिर इसका क्यूब होगा r का क्यूब, R0 का क्यूब, और A की पावर 1/3 का क्यूब होगा A। ठीक है, ये हम यहाँ डाल देते हैं और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए डेंसिटी है 3 है, m है, A है, 4 है, पाई है, r³ की वैल्यू कितनी है? R0 का क्यूब और A है। अरे सर ये क्या हुआ? A से A कट गया, मतलब मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे मतलब क्या बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है? ये तो बहुत खतरनाक इसके कंक्लूजन्स निकलेंगे फिर, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम होगी न्यूक्लियस की। अरे यार आप देखिए डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई? 3m/4 पाई R0 का क्यूब। आप बताइए चाहे कोई भी दो न्यूक्लियस हो, क्या उनके लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन सेम रहेगा? हाँ,
3 भी सेम, 4 भी सेम, पाई भी सेम, आर नॉट भी कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है भैया। ओ माय गॉड, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज सेम। सारी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब अगर हम डेंसिटी ऑफ यूरेनियम देखें तो वही डेंसिटी ऑफ कार्बन होगी। और अगर हम किसी भी दो न्यूक्लाई के डेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो वो 1:1 ही आएगा। डेंसिटी तो सेम आ गई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूरेनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन का रेशियो कितना आएगा? 1:1 आएगा। अरे सर, तो बढ़िया बात हो गई ये तो। चलो इसे निकालते हैं, फिर ये कितना आएगा। आप ये देखिए बच्चे, 3 मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 पाई की जगह 3.14, आर नॉट है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और इसका चलेगा क्यूब। लगभग ये डेंसिटी आती है 1.2 इंटू 10 की पावर कुछ, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है। कितनी आएगी? केजी पर मीटर क्यूब में आएगी 2.2 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो ये कितनी ज़्यादा डेंसिटी है? मैं समझाता हूँ। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 बिलियन। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 बिलियन, और उसमें बच्चे, बूढ़े, पतले, मोटे सब आएंगे, है ना। डोंट फील बैड। तो हम हर एक इंसान के एवरेज वेट मान लेते हैं 50 केजी। ओहो, 7 बिलियन, 10 की पावर 5 क्या होता है? लाख होता है। 10 की पावर 6 10 लाख हो गया। 10 की पावर 7 1 करोड़ हो गया। 10 की पावर 8 2 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। 10 की पावर 9 100 करोड़ हो गया। 100 करोड़ 10 की पावर 10 1000 करोड़। 1000 करोड़ 1 बिलियन होगा, तो 7 बिलियन मतलब 7 इंटू 10 की पावर 10। और ये बेटा देखो कितना है, 10 की पावर 17 है। मतलब अगर कोई एक न्यूक्लियस ऐसा हो जिसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, लेंथ भी 1 हो, ब्रेथ भी 1 हो, हाइट भी क्या हो? 1 हो, तो वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के मास को अपने ऊपर बिठा सकता है। उसके बाद भी 10 की पावर 7 बचेगा, मतलब कम से कम 1 करोड़ केजी मास और बिठा सकता है वो अपने ऊपर। तो ऐसा होता है। तो देख पा रहे हो कितना ज़्यादा है, बट 1 मीटर क्यूब का वो तो बहुत ज़्यादा होता है ना। आपकी एक पतले से बाल का एक टुकड़ा भी ले लेंगे, उसमें भी कम से कम करोड़ों न्यूक्लियस होते हैं, एटम्स होते हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बिठा दो इस 1 मीटर क्यूब के न्यूक्लियस में, तब भी आप पे 1 करोड़ केजी मास और बिठाने की काबिलियत हो जाएगी, ठीक है। ये डेंसिटी सेम होती है, यस, ठीक है। हाँ, एटॉमिक डेंसिटी अलग हो सकती है, न्यूक्लियस डेंसिटी सेम है, एटॉमिक डेंसिटी अलग हो सकती है, क्योंकि एटॉमिक डेंसिटी में न्यूक्लियर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, इसलिए एटॉमिक डेंसिटी अलग हो सकती है, बट न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? सेम है।